हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए कविता। और अगर आप लोगों के पास भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आया है अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2, तो ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ एक पेपर नहीं है, ये सिग्नल है कि आप लोगों की रिटर्न स्क्रूटनी के अंदर गई है। अब ये रिटर्न स्क्रूटनी के अंदर क्यों गई, क्या रीजन हो सकते हैं, किस तरीके से आपको रिप्लाई करना है, सब डिस्कशंस आज की इस वीडियो में मैं करने वाली हूँ। और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी प्रोफेशनल रिप्लाई आपको किस तरीके से करना है। वर्ड फॉर्मेट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आपको अपना रिप्लाई बनाना कैसे है, तो बने रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 क्या है, किस टाइप की स्क्रूटनी इसके अंदर होती है। अब आप बोलोगे कि मैम हमें तो सीधा रिप्लाई बनाना सिखा दो, हमें नहीं समझना। देखिए, जब तक आप ये नहीं समझोगे कि ये नोटिस आता क्यों है, आप उसके रीजंस को एनालाइज कैसे करोगे। जब आप इस नोटिस को देखेंगे ना, तो उसमें आपको वो कुछ बताता नहीं है, जस्ट आपसे इंफॉर्मेशन मांगता है कि आप लोग खुद से अपनी इंफॉर्मेशन दो, देन उस बेसिस पे वो फर्दर अपनी स्क्रूटनी जो है वो रेडी करेंगे। तो आप लोगों को खुद एक बार एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन कौन से आपके पास रेड फ्लैग सिग्नल थे, किन सिग्नल्स की वजह से आपका जो केस है वो स्क्रूटनी के अंदर गया है। ध्यान रखिएगा, आपको पहले खुद से एनालाइज करना पड़ेगा अपनी रिटर्न को, क्या क्या चीजें आपको उसके अंदर एनालाइज करनी है। देखिए, जब मैं बात करूंगी ना सेक्शन 143(2) की, तो वो नोटिस आपके पास क्यों आता है, या तो आपने अपनी इनकम कम बताई है, आपने जो अपनी इनकम बताई है डिपार्टमेंट को वो कम बताई है, या फिर आपने बहुत ज्यादा डिडक्शंस और लॉसेस क्लेम कर दिए। जो आपने डिडक्शंस ली वो ज्यादा है, जो आपने लॉसेस क्लेम किए वो ज्यादा है, और या फिर आपने जितना टैक्स पे करना चाहिए था उससे कम टैक्स आप लोगों ने पे किया है। ये रीजंस हो सकते हैं आपके सेक्शन 143(2) के नोटिस आने के। और टाइम लिमिट की अगर मैं बात करूं तो 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आपके पास नोटिस आ सकता है। यानी 23-24 का नोटिस आने की लास्ट डेट हमारे पास कितनी थी, 30 जून 2025 था। आपके पास जो 23-24 फाइनेंशियल ईयर था उसका जो असेसमेंट ईयर कब कंप्लीट हुआ, 31 मार्च 25 को। तो 3 महीने का टाइम होता है हमारे पास नोटिस आने का। तो कल, आज मैं 1 जुलाई को वीडियो बना रही हूँ, तो कल लास्ट डे था, गवर्नमेंट ने इशू कर दिए हैं नोटिस 143(2) के। तो बहुत लोगों के पास ये नोटिस आए होंगे। रीजंस आपने कैसे एनालाइज करने कि आपके पास नोटिस क्यों आया, कैसे वो रेड फ्लैग सिग्नल्स आप देखोगे। देखो, पहले तो अपनी आईटीआर देखो, अपनी आईटीआर के अंदर ये चेक करो कि एआईएस टीआईएस में कौन कौन सी इनकम थी। मैं हमेशा आईटीआर फाइल करती हूँ तो भी सभी को कहती हूँ 26 एआईएस जरूर चेक कर लेना। और अब अगर नोटिस आया तो भी सबसे पहले 26 एएस और एआईएस दोनों चीजें चेक कर लेना कि इनमें जितनी इनकम थी, इसमें जितनी इनकम थी, क्या वो इनकम आपने अपनी आईटीआर में शो की है या नहीं की। क्लियर। उसके बाद आपको देखना है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन नोट एक्सप्लेन्ड। अगर आपकी हाई वैल्यू कोई ट्रांजैक्शन है, जैसे आपने 50 लाख की कार परचेज कर ली, देखो आप इनकम दिखा रहे हो अपनी 4 लाख की, 5 लाख की, 6 लाख की, और कार परचेज कर रहे हो आप 50 लाख की, तो कहीं ना कहीं से आपने अगर खर्चा किया है तो इनकम भी आई होगी। तो यहां से भी डिपार्टमेंट ट्रेस कर लेता है कि अगर ये लोग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो इनकम भी कहीं ना कहीं से होगी। मुझे इनकम आईटीआर के अंदर अंडरस्टेट करके बता रहे हैं। क्लियर एवरीवन। तो अगर आपने कोई भी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन की, वो आप लोगों को देख लेना है। कोई आपने बड़ा प्लॉट परचेज किया है, आप लोगों ने कोई अदर मेजर खर्चा किया, तो वो आप लोग चेक कर लीजिएगा। हाई डिडक्शंस तो नहीं ले रखी है आपने 80G की डिडक्शन ले ली, 80C की डिडक्शन ले ली, वैलिड प्रूफ आप लोगों के पास थे नहीं, सैलरी की इनकम है और आपने जो उसमें डिडक्शंस ली हैं या अलाउंसेस क्लेम किए हैं, कोई भी एग्जम्पशन है, वो एक्चुअल में आपके पास अवेलेबल है या नहीं, या आप चेक कर लेना। अदरवाइज स्क्रूटनी आने के जो चांसेस हैं वो इस वजह से भी हो सकते हैं। जीएसटी टर्नओवर अगर आपकी आईटीआर से मैच नहीं है, जीएसटी में टर्नओवर है 80 लाख की, आईटीआर में दिखा दी 25 लाख की, तो अगर जीएसटी की टर्नओवर आईटीआर की टर्नओवर से मैच नहीं है तो वो भी चेक कर लीजिएगा। ये भी कारण हो सकता है। देखिए, जब तक आप कारण को एनालाइज नहीं करोगे ना कि किस वजह से मेरे पास नोटिस आया, आप 143(2) का रिप्लाई नहीं दे पाएंगे। तो आपको रीजंस को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। अगर बहुत ज्यादा आपके कैश डिपॉजिट हुए हैं तो देखो, क्या आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैश नेगेटिव तो नहीं जा रहा। आपने 20 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए सेविंग बैंक अकाउंट में, लेकिन इनकम दिखा रहे हो सिर्फ 5 लाख की। बैंक का खाता बोल रहा है कि आपके पास आज भी खाते में 25 लाख है और इनकम दिखा रहे हो सिर्फ और सिर्फ 5 लाख की। इज दैट पॉसिबल? क्या कोई उसके भी जेन्युइन कारण है आप लोगों के पास?
एग्रीकल्चरल इनकम क्लेम्ड, आपने एग्रीकल्चरल इनकम तो क्लेम कर ली लेकिन आपके नाम पे कोई जमीन भी नहीं है, आपके पास पैसा आ रहा था, आपने उठा के सारा एग्रीकल्चरल इनकम में डाल दिया कि मेरी एग्रीकल्चरल इनकम है, आप लोगों ने क्लेम कर लिया उसको एग्जाम्प्ट इनकम में, लेकिन आप लोगों के नाम पे कोई भी एग्रीकल्चरल इनकम वो कंसीडर नहीं कर रहा जो ऑफिसर है, रीजन बीइंग वो कह रहा है आपके नाम पे कोई लैंड नहीं है। तो क्या प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस कोई है आपके पास, क्या कोई आपके पास ऐसे फॉर्म्स है, कोई बैंक स्टेटमेंट है जिससे ये प्रूव हो जाए कि वो आपके पास एग्रीकल्चरल इनकम ही आई थी और आपने कोई लीज्ड पे प्रॉपर्टी ली हुई थी। तो सारी डॉक्यूमेंटेशन आपको मेंटेन करनी, कोई फर्द हो आपके पास या अदर कोई डॉक्यूमेंट हो, फॉर्म जे हो, तो वो आप लोगों को अपने पास संभाल के रखने पड़ेंगे। कैपिटल गेन आपने मिस रिपोर्टिंग कर दी, इंडेक्सेशन आपने रॉन्गली ले लिया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, तो कैपिटल गेन कैलकुलेट करते टाइम अगर कोई गड़बड़ हुई है तो वो आपके पास एक कारण हो सकता है 143(2) के नोटिस आने का। रैंडम सिलेक्शन अंडर CASS, अगर CASS ने ऑटोमेटिकली आपका जो रैंडम सिलेक्शन किया है, देखिए ये रिस्क प्रोफाइल के बेस पे होता है, अगर आपके जो ITR है, ITR एक रिस्क पैरामीटर्स को टच कर रही है तो वो ऑटोमेटिकली आपकी ITR को उठा के कहाँ डाल देगा, स्क्रूटनी के केस के लिए डाल देगा। अब स्क्रूटनी की अगर मैं बात करूँ ना तो 4 तरीके की स्क्रूटनी होती है, जरूरी नहीं है सिर्फ CASS सिस्टम से आपकी स्क्रूटनी होगी, 4 तरीके से आपकी स्क्रूटनी होगी। देखिए सबसे पहले तो लिमिटेड स्क्रूटनी होती है, अभी जो आपके पास नोटिस आए हैं वो कंप्लीट स्क्रूटनी के नहीं है, वो लिमिटेड स्क्रूटनी के आपके पास नोटिस है। आपके पास जो नोटिस आए वो स्पेसिफिक इश्यूज जो है वो रेड फ्लैग हुए, सिस्टम ने ऑटोमेटिकली रेड फ्लैग कर दिया उन सिस्टम्स पे, जैसे कि AIS, हाई कैश डिपॉजिट, लार्ज डोनेशंस, तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा आपकी रिटर्न उठा के अलग कर देगा कि इसमें मुझे कुछ मतलब रेड फ्लैग ट्रांजैक्शंस दिख रही हैं, इसका AIS मैच नहीं है, इसने बहुत ज्यादा कैश डिपॉजिट कर रखा है, इसने बहुत बड़ी जैसे कोई कार ले रखी है, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रखा है लेकिन इनकम इतनी है नहीं, तो इसने वो रेड फ्लैग की वजह से आपकी रिटर्न जो है वो बाहर कर दी। अब AO क्या करेगा, AO उस इशू के बियॉन्ड नहीं जाएगा विदाउट प्रायर अप्रूवल, जैसे कि आपका जो TDS क्लेम किया आपने वो 26 से इससे मैच नहीं हो रहा, हाई वैल्यू प्रॉपर्टी जो है वो आपने कोई परचेज कर ली और इनकम आपकी लो है, तो ये इस टाइप की जो इनकम, इस टाइप के जो खर्चे हैं, जैसे फॉरेन ट्रैवल कर दिया आपने लेकिन आपकी इनकम जो है वो बहुत कम है, ये चीजें किस में जाएंगे, लिमिटेड स्क्रूटनी में। यहाँ पे एक स्पेसिफिक इशू से रिगार्डिंग बात होगी और उसी स्पेसिफिक इशू के रिगार्डिंग स्क्रूटनी होगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कंप्लीट स्क्रूटनी की, कंप्लीट स्क्रूटनी कब होती है, जब मल्टीपल रेड फ्लैग्स आ जाए, यानी एक डिस्क्रिपेंसी नहीं आई, मल्टीपल डिस्क्रिपेंसीज आ गई आपकी बात। देखो लिमिटेड स्क्रूटनी आपकी पूरी ITR तो ठीक है लेकिन उसमें कुछ एक छोटी सी डिस्क्रिपेंसी आ गई, एक मेजर पार्ट जो है वो ठीक है लेकिन एक हल्का सा कुछ रेड फ्लैग दिख रहा है, उसने लिमिटेड स्क्रूटनी में आपका केस डाल दिया। बट अगर कंप्लीट स्क्रूटनी की मैं बात करूं तो कंप्लीट स्क्रूटनी में क्या होता है, मल्टीपल रेड फ्लैग्स अगर आते हैं तो उसको मल्टीपल डिस्क्रिपेंसीज बोलेंगे, मल्टीपल जो आपकी डिस्क्रिपेंसीज आ रही है उस वजह से आपकी कंप्लीट स्क्रूटनी होती है। जैसे आपकी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस भी आ गई, आपने बिजनेस लॉस बहुत ज्यादा क्लेम किया हुआ है, फॉरेन एसेट्स भी इन्वॉल्व है, तो कई सारे रीजन हो गए। इसमें ये वो क्या करेगा, आपका एग्जामिन करेगा एंटायर रिटर्न एंड अकाउंट्स, आपके कंप्लीट रिटर्न, कंप्लीट अकाउंट्स आपका AO एग्जामिन करेगा, हर एक चीज देखेगा और यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, कंप्लीट स्क्रूटनी हो जाएगी। क्लियर। अब कई लोग पूछते हैं कि मैम हमें कैसे पता चलेगा हमारी लिमिटेड स्क्रूटनी है या कंप्लीट स्क्रूटनी है। देखिए आप अपना नोटिस जो है नोटिस चेक कीजिए, नोटिस के ऊपर अगर लिमिटेड स्क्रूटनी वर्ड लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब आपके लिमिटेड स्क्रूटनी है, और अगर उसके ऊपर वर्ड लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ स्क्रूटनी, लिमिटेड वर्ड यूज नहीं है, अगर सिर्फ स्क्रूटनी लिखा हुआ है तो ध्यान रखिएगा मोस्ट प्रोबेबल जो चांसेस है वो कंप्लीट स्क्रूटनी के होंगे। यहां से आपको एनालाइज हो जाएगा कि आपकी कौन सी स्क्रूटनी है। अब अगर हम बात करें और किस टाइप की स्क्रूटनी हो सकती है, मैनुअल स्क्रूटनी होती है लेकिन वो 143(2) का आपका उससे लेना देना नहीं है, हम इसको भी साइड में रखेंगे। कंप्यूटर एडेड स्क्रूटनी सिलेक्शन, कंप्यूटर एडेड स्क्रूटनी सिलेक्शन में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली आपका जो केस है रिस्क पैरामीटर्स के हिसाब से अलग कर दिया जाता है और उन रिस्क पैरामीटर्स के हिसाब से आपकी स्क्रूटनी डिसाइड होती है। तो इसमें अभी हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते, रीजन हमारे पास वही है रेड फ्लैग्स जो अभी हमने डिस्कस किया, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस, फॉरेन रेमिटेंसेस आपने कर दिया, ITR जो है 26 ES और AIS आपका मैच नहीं है, तो रीजंस हमने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अब चलते हैं हमारे मेन पार्ट की तरफ कि हमें कैसे
करके रिप्लाई फाइल करना है। रिप्लाई फाइल करते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, कंप्लीट डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करेंगे। अब आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले अपने रेड फ्लैग्स देखने हैं कि आपके रिटर्न में कौन कौन सी रेड फ्लैग्स हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपने हाई वैल्यू ऑफ एटीजी की डिडक्शन ली है, एटीसी की ली है, डी की ली है, अब इन डिडक्शंस के लिए आपको देखना है क्या आपके पास डोनेशन की रिसिप्ट्स हैं, क्या वो पैसा बैंक से दिया गया था, एलआईसी के प्रूफ आपके पास है, मेडिकल के बिल्स आपके पास है, मेडिकल इंश्योरेंस अगर लिया है तो उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, ये आपने एनालाइज करना है। एग्रीकल्चरल इनकम अगर आपकी 5 लाख से ज्यादा है, एग्रीकल्चरल इनकम अगर आपकी 5 लाख से ज्यादा है, दैट कुड ऑल्सो बी अ रेड फ्लैग। तो यहाँ पे आपके पास लैंड के रिकॉर्ड्स होने चाहिए, मंडी की रिसिप्ट्स होनी चाहिए। अगर आप सब्जियां वगैरह बेच रहे हो तो आपके पास मंडी की रिसिप्ट्स होनी चाहिए। और या फिर अगर आपने जैसे अनाज मंडी वगैरह में काम किया है तो वहां पे आपके पास फॉर्म जे होने चाहिए। खसरा और खतौनी की रिसिप्ट्स आपके पास होनी चाहिए, फर्द आपके पास होनी चाहिए। क्लियर। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आपने सेट ऑफ कर दिया, 2 लाख से ज्यादा का लॉस था। इंटरेस्ट से रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, अगर होम लोन लेते हैं तो उसका जो इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट का जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हम क्लेम कर लेते हैं। तो उसके इंटरेस्ट के सर्टिफिकेट और लोन की प्रॉपर डिटेल्स आप लोगों के पास होनी जरूरी है। हाई वैल्यू रिफंड लिए हैं तो आप एक बार अपनी 26 ईयर्स और इनकम कंप्यूटेशन को भी चेक कर लेना कि सारी आपने इनकम्स जो है वो इंक्लूड की हैं, जितनी भी एग्जाम्पशंस आपने ली हैं वो प्रॉपर है, जो अलाउंसेस आपने क्लेम किए हैं वो प्रॉपर है। अगर आपने कैपिटल गेन से रिलेटेड कुछ दिखाया है सेक्शन 54 और 54F में, तो अपनी सेल डीड, न्यू प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स और बैंक स्टेटमेंट ये आप लोगों ने अपनी रेडी रखनी है ताकि कल को आप डिपॉजिट करवा सको। और ध्यान रखिएगा पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स एनालाइज कर लेना, सीधा उठा के रिप्लाई मत दे देना। बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन भी आपने एकदम से दे दी डिपार्टमेंट को बिना सोचे समझे तो वो आपके अगेंस्ट हो जाएगा। इस तरीके से रिप्लाई नहीं देना, बहुत बारीकी से आपने एनालाइज करना है अपनी जो भी डाटा है उसको। लार्ज कैश डिपॉजिट है तो आपको अपने कैश बुक एनालाइज करनी है, सोर्सेज ऑफ कैश देखना है, कैश कहां से आया, कैश फ्लो समरी बना लेना जिसमें आप लोग देखेंगे अपना ओपनिंग कैश आप दिखाओगे, जितना कैश आया डे वाइज, कितना डिपॉजिट हुआ, कितना विड्रॉवल हुआ। तो हर एक डेट पे आपने क्लोजिंग बैलेंस चेक करना है कहीं नेगेटिव तो नहीं आ रहा। क्लियर। तो एक कैश फ्लो स्टेटमेंट जरूर बना लेना ताकि आपको पता चल सके कहीं भी आपके कैश नेगेटिव तो नहीं है, कितना कैश आपके पास जेन्युइनली बचता है। प्रॉफिट अगर बिजनेस का बहुत ज्यादा लो है, इस पहले आपका प्रॉफिट आप मेंटेन करते थे 15% पे, टर्नओवर का 15% आप प्रॉफिट दिखाते थे, इस बार आपने उठा के 2% प्रॉफिट दिखा दिया, एकदम से बहुत ज्यादा लो प्रॉफिट दिखा दिया। तो कोई ना कोई रीजन तो होगा। आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करो कि सारे एक्सपेंसेस जेन्युइन दिखा रखे हैं। कल को अगर मांग ले सामने वाला मतलब असेसिंग ऑफिसर अगर मांग ले तो क्या आप उसको प्रूफ्स प्रोवाइड कर सकते हो? क्या आपके पास सभी प्रूफ्स हैं प्रोवाइड करने के लिए? सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, हर एक चीज आपके पास मेंटेन्ड होनी चाहिए। अगर आपने एकदम से बहुत ज्यादा वेरिएशन के साथ प्रॉफिट को कम दिखा दिया तो जरूरी नहीं है कि रेड फ्लैग्स अदर ही होंगे। प्रॉफिट बहुत कम दिखा रहे हो तो भी रेड फ्लैग हो सकता है, एकदम से प्रॉफिट बहुत हाई चला गया ये भी एक तरीके का रेड फ्लैग है। तो ध्यान रखना है, पहले अपने रेड फ्लैग्स को देखिए और उसके अकॉर्डिंग देखिए कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, तभी हम लोग रिप्लाई उसका बनाएंगे। हाई रिस्क एरियाज आप अपने अलग कर लेना, मैंने वैसे तो ऑलमोस्ट आपको बता दिए कि किस तरीके से आपको अलग करना है। फॉरेन ट्रैवलिंग अगर आ रही है, ये हमारा रहेगा, ये मैं ले लेती हूँ। फॉरेन ट्रैवलिंग अगर आ रही है और वो AIS के अंदर दिख रही है आपकी, तो आपका देखो फॉरेन ट्रैवलिंग आपने की, लेकिन आपका जो लाइफस्टाइल है, जो आपकी इनकम है, आप ITR के अंदर अपनी इनकम दिखा रहे हो 3-4 लाख, फॉरेन ट्रैवलिंग के ऊपर आपने 10 लाख का खर्चा कर दिया, तो ये चीज तो जेन्युइनली हजम भी नहीं होगी ना असेसिंग ऑफिसर को कि भैया जो आदमी साल में 3 से 4 लाख रुपया कमाता है वो 10 लाख रुपए कैसे दे देगा, 10 लाख रुपए फॉरेन ट्रैवलिंग पे कैसे खर्चा कर देगा। तो ये चीजें एकदम से इनजेन्युइन से दिखती है, तो ये भी आपकी हाई रिस्क एरियाज के अंदर आ जाती है। FD का इंटरेस्ट अगर आपने नहीं बताया तो वो पार्शियल इनकम की रिपोर्टिंग आपकी रहेगी। क्लियर। और अगर आपने हाई वैल्यू कोई प्रॉपर्टी परचेज किया, कैपिटल गेन आपने बताया नहीं है, आपने प्रॉपर्टी सेल कर दी लेकिन कैपिटल गेन्स के बारे में बताया नहीं, प्रॉपर्टी परचेज कर ली लेकिन सोर्स ऑफ इनकम के बारे में बताया नहीं, तो ऐसे आपने सभी डॉक्यूमेंटेशन देखनी है कि वो पैसा कहाँ से आया, किस तरीके से आपने वो पैसा जनरेट किया। देन
आपको जो रिप्लाई अटैच करना है, रिप्लाई का भी अभी मैं आप लोगों को एक फॉर्मेट शेयर कर दूंगी, नीचे ग्रुप का लिंक मैंने दिया हुआ है, आप उस पर ज्वाइन कर लेना और मैं वहां पे वर्ड की फाइल अपलोड कर दूंगी जो जेन्युइन आपने रिप्लाई वहां पे सबमिट करना है विद अटैचमेंट्स। अभी जनरल रिप्लाई आपको देना है क्योंकि आपके पास जो नोटिस आएगा ना, मैं नोटिस की कॉपी भी आप लोगों को दिखाती हूँ। नोटिस में जस्ट आपसे इंफॉर्मेशन मांगी गई है, कोई स्पेसिफिक एरियाज आपको नहीं बताए होंगे। तो उसमें आपको क्या करना है, जो आपने रिप्लाई बनाया, रिप्लाई के साथ आपने डॉक्यूमेंटेशन अटैच करने हैं, जो आपका हाई रिस्क एरिया आपको लग रहा है उससे रिलेटेड, उसकी जेन्युइनिटी से रिलेटेड आप डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए कि हमारी ट्रांजेक्शन्स जेन्युइन है। जैसे इंटरेस्ट इनकम अगर आपकी मिसमैच आ रही है तो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आप लोग दे देना। डोनेशन से रिलेटेड है तो डोनेशन रिसिप्ट, एटीजी का अप्रूवल सर्टिफिकेट और पेमेंट प्रूफ आप लगा देना। कैपिटल गेन का लग रहा है तो ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लगाने हैं। क्लियर? अब हम चलते हैं रिप्लाई की साइड की, किस तरीके से आपको रिप्लाई बनाना है। और नोटिस सबसे पहले हम देखेंगे कैसा नोटिस आप लोगों के पास आया हुआ है। यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि नोटिस आपको क्यों रिसीव हुआ। आपकी जो रिटर्न है, रिटर्न में कुछ एक इश्यूज जो है वो दिखे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इसलिए आपका केस किसके लिए सिलेक्ट किया गया है, स्क्रूटनी के लिए। यहाँ पे कोई लिमिटेड स्क्रूटनी वर्ड यूज नहीं है, यहाँ पे सिर्फ स्क्रूटनी लिखा हुआ है। अगर आपके नोटिस में भी सिर्फ स्क्रूटनी वर्ड यूज है यानी आपकी कंप्लीट स्क्रूटनी है, तो बहुत ध्यान से एनालाइज करके आपको रिप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ स्पेसिफिकली कुछ नहीं बताया गया कि आपको कौन सी कारण की वजह से ये नोटिस रिसीव हुआ है, क्या क्या आपको डिपॉजिट करना है, क्या सबमिट करना है, कुछ भी नहीं बताया। तो आपको बड़े ध्यान से इसका रिप्लाई करना है। तभी मैं कह रही हूँ अपने रेड फ्लैग्स देख लेना, अपनी आईटीआर में कौन कौन से आपके रेड फ्लैग्स थे, उसी के अकॉर्डिंग आपको इसको रिप्लाई करना है। रिप्लाई कैसे करना है वो भी देखेंगे। आपको क्या करना है, रिटर्न का जब नोटिस का रिप्लाई करना है उसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। आपको क्या करना है, आपको पेंडिंग एक्शंस पे जाना है, यहाँ पे आपको ई प्रोसीडिंग पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ देखिए असेसमेंट ईयर 24-25 व्यू नोटिस एंड ऑर्डर्स पे आप लोग जाएंगे। ये आपके पास नोटिस ओपन हो गया है। यहाँ पे आपको देखिए सबमिट रिस्पॉन्स का ऑप्शन आ रहा है, आप रिस्पॉन्स अपना सबमिट करेंगे। यहाँ से रिस्पॉन्स सबमिट के ऊपर जाने के बाद कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर देना है। देन आपके पास दो ऑप्शन आएंगे कि आप पार्शियल रिस्पॉन्स दे रहे हैं या फुल रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अगर आप पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स अभी दे रहे हैं तो आपको पार्शियल रिस्पॉन्स पे क्लिक कर देना है। कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स अभी दे रहे हैं तो आपको फुल रिस्पॉन्स पे क्लिक कर देना है। मैं आपको रिकमेंड यही करूंगी पार्शियल रिस्पॉन्स अभी दीजिए, ताकि बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन अभी सबमिट करना ठीक नहीं है। क्या पता उन्हें कौन से रिस्क पैरामीटर्स मिले हैं, अभी तो रिस्क पैरामीटर्स भी हम लोग एनालाइज कर रहे हैं ना, कि कौन कौन सी हाई फ्लैग ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं जिनके बिहाफ पे हमें नोटिस मिला। तो पहले आप पार्शियल रिस्पॉन्स दीजिए, फिर देखिए डिपार्टमेंट आपसे और कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, डिपार्टमेंट ने क्या क्या एनालाइज किया हुआ है। देन आपको क्या करना है, क्लिक हेयर टू सिलेक्ट कैटेगरी ऑफ अटैचिंग डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ आपको डॉक्यूमेंट्स देगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर रहे हो। आप बैलेंस शीट अटैच कर रहे हो, कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन आप अटैच कर रहे हो, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आप चेक कर लो। अगर इनमें से आप डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो तो जिस जिस डॉक्यूमेंट को आपने दिया वहां क्लिक करते जाना। जैसे कैपिटल गेन अकाउंट की आपने स्टेटमेंट दी है, यहाँ पे आपने डीमेट अकाउंट की स्टेटमेंट दी है या बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट दी है, ये आप सिलेक्ट कर लेना। देन अदर्स पे क्लिक कर देना, एक तो रिप्लाई के लिए और दूसरा अदर, इनके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो जितने अदर डॉक्यूमेंट्स हैं वो सिलेक्ट करके आप ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। देखो यहाँ पे आ गया 4 डॉक्यूमेंट्स मैंने सिलेक्ट किए तो 4 डॉक्यूमेंट्स आ गए। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट पे क्लिक करके यहाँ से बैंक अकाउंट स्टेटमेंट अटैच कर देना, कैपिटल अकाउंट स्टेटमेंट अटैच कर देना। रिप्लाई यहाँ पे आपने लिख के और पीडीएफ की फाइल यहाँ अटैच कर देनी है। अदर कोई डॉक्यूमेंट है तो उसकी पीडीएफ आपने यहाँ पे अटैच कर देनी है। सभी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद और यहाँ पे रिप्लाई डालने के बाद एक कंटिन्यू के बटन पे आपने क्लिक कर देना है। देन अगेन आगे जाके ये रिप्लाई आपका सबमिट हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात, मैम आपने बोला था फॉर्मेट दूंगी, किस तरीके से आप फॉर्मेट दे रहे हो, आप हमें वो फॉर्मेट भी दिखाओ। फॉर्मेट में आपको दिखाती हूँ रिप्लाई का, कैसे रिप्लाई करना है आपने। देखिए ये एक मैंने वर्ड फाइल आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में, मैंने कंप्लीटली इसके अंदर रिप्लाई आप लोगों के लिए ड्राफ्ट किया है, आप किस तरीके से रिप्लाई दे सकते हो डिपार्टमेंट को। तो अगर आप लोगों को ये चाहिए तो आप व्हाट्सएप चैनल जो है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं ये रिप्लाई आप लोगों को शेयर कर दूंगी। अगर बाय चांस आप बाद में ज्वाइन कर रहे हो ग्रुप को तो एडमिन को रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा, वो आपको शेयर कर देंगे ये रिप्लाई। तो गाइज अगर आप लोगों को कोई भी इशू आ रहे हैं 143(2) के नोटिस के रिप्लाई के लिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आप लोगों को जरूर रिप्लाई करूंगी।
अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।